हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। सो गाइस, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। तो एक ना आज बहुत ज़्यादा इंटरनेट बफरिंग कर रहा था। ऑल्दो आई ट्राई टू टेक लाइव क्लास, बट जिन्होंने अटेंड करी होगी उनको पता चल गया होगा कि लाइव क्लास पॉसिबल नहीं हो पा रही थी। हमारा सिक्योरिटी एनालिसिस का आज एक लास्ट सेशन है। ठीक है, इसको हम लोग फटाफट से पहले वाइंड अप करेंगे। अच्छा, एक वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो मुझे बतानी है वो ये कि जैसे सिक्योरिटी एनालिसिस का हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा ना, तो इवनिंग के अंदर ना अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर सीरीज लेकर आएंगे, जिसके अंदर आई विल गिव यू इन एडवांस कि आपको ये चैप्टर जो है उसके क्वेश्चन आंसर आपने ट्राई करने हैं। तो आप क्या करेंगे, पहले उस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। जब आपको लगे कि पूरा रिवीजन हो गया है, उसके बाद आप स्कैनर वैनर जो भी आप ट्राई करना चाहें आप करके, फिर उसके बाद अगर आपके कुछ डाउट्स होते हैं तो वो भी आप मुझे भेज सकते हो। तो मैं एडवांस में आपको शेड्यूल दे दूंगा कि कौन से डे पे कौन सा चैप्टर वी विल बी कंसिडरिंग। अगर आप मुझे क्वेश्चन देंगे एंड इफ आई थिंक दैट इज वर्थ इट फॉर योर एग्जाम, डेफिनेटली आई विल टेक दैट ऑल्सो इन कंसिडरेशन। इन केस अगर मुझे लगा कि वो आपके एग्जाम के लिए रिलेवेंट नहीं है, तो फिर डेफिनेटली मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा जिसकी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे चैप्टर वाइज। ऑफ कोर्स वी विल नॉट बी एबल टू डू ऑल द चैप्टर्स क्वेश्चन आंसर, बट येस कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स लाइक कंसोलिडेशन हो गया, कैश फ्लो स्टेटमेंट हो गया, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट हो गया, कैपिटल बजटिंग हो गया, इन सभी चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर जो है वो हम डेफिनेटली यहाँ पर कोशिश करेंगे अटेम्प्ट करने की। ठीक है जी, चलिए तो आइए स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं हमारा चैप्टर सिक्योरिटी एनालिसिस, जिसको अब हम वाइंड अप करेंगे। ठीक है, तो पहले मैं आपको बताता हूँ कि सिक्योरिटी एनालिसिस के अंदर हम लोग ऑलरेडी मेजर पार्ट वाइंड अप कर चुके हैं। तो हमने क्या क्या पढ़ा था मैं आपको याद करा देता हूँ। सिक्योरिटी एनालिसिस का ये जो चैप्टर आप पढ़ रहे थे ना, तो इसमें सबसे पहले आपको ये पढ़ाया गया था, सबसे पहले आपको ये पढ़ाया गया था कि किसी भी सिक्योरिटी को एनालाइज करने के लिए दो तरीके होते हैं। एक होता है हमारा फंडामेंटल एनालिसिस और एक होता है आपका टेक्निकल एनालिसिस। ये एनालिसिस हमने बहुत डिटेल में अच्छे से कवर अप कर लिया था। फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर इकोनॉमी एनालिसिस, इंडस्ट्री एंड देन कंपनी एनालिसिस, और टेक्निकल एनालिसिस के अंदर आप लोगों को पढ़ाया गया था चार्ट्स, पैटर्न्स एंड देन इट वाज योर इंडिकेटर्स, राइट। ठीक है सर, इसके अलावा हम लोगों ने डाउ जोन्स थ्योरी पढ़ा था बेटा। ठीक है, डाउ जोन्स थ्योरी के अलावा हम लोगों ने सीएपीएम मॉडल पढ़ा था, हम लोगों ने रिस्क को समझने की कोशिश करी थी, हमने होल्डिंग पीरियड रिटर्न को भी निकालने की कोशिश करी थी। तो ये सारे टॉपिक हमारे हो चुके हैं। नाउ अब मैं आपको आपके मॉड्यूल से दिखा देता हूँ कि व्हाट इज लेफ्ट आउट। आप पहले नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद मैं एक एक करके टॉपिक को पिक करता जाऊंगा एंड वी विल वाइंड अप विद इन मैक्सिमम 30 to 35 मिनट्स के अंदर। हम जो भी रिमेनिंग टॉपिक्स होंगे उनको वाइंड अप करेंगे। ठीक है जी, ठीक है सर। तो सबसे पहले यहां पर आपको देखना है, सबसे पहले जो टॉपिक हमारे रह गए हैं, रिस्क हमारा हो चुका है। अच्छा, रिस्क के अंदर अगर आपको याद हो तो रिस्क थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था। अगर आपको याद हो तो हमने कहा था रिस्क दो तरह की होती है, एक सिस्टमैटिक और एक अनसिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक रिस्क वो होती है जो मार्केट रिलेटेड रिस्क होती है, जो नॉट डाइवर्सिफिएबल होती है, यानी कि वो ऑलरेडी फुली डाइवर्सिफाइड होती है, आप चाहकर भी उसको डाइवर्सिफाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, एंड वेरी इंपॉर्टेंट, उसके अंदर किसी तरह का आपके कंट्रोल से बाहर होती है वो। ठीक है ना। तो ऐसी रिस्क को हम लोग बीटा फैक्टर से डिनोट करते हैं। किससे? बीटा फैक्टर से डिनोट करते हैं। सम टाइप्स ऑफ जो रिस्क होती हैं जिनको हम सिस्टमैटिक रिस्क बोलते हैं, उनके आप एग्जाम्पल लिख सकते हो। ठीक है, सिस्टमैटिक रिस्क में इंटरेस्ट रेट रिस्क। बताओ, इंटरेस्ट रेट, जो भी आरबीआई का इंटरेस्ट रेट रिस्क होता है कि इंटरेस्ट रेट का बढ़ना घटना वो आपके कंट्रोल से बाहर होता है। ऐसे ही इन्फ्लेशन रिस्क आपके कंट्रोल से बाहर है, मार्केट रिलेटेड रिस्क आपके कंट्रोल से बाहर है। तो ये सारे रिस्क जो आपके कंट्रोल में नहीं होती, इनको सबको क्या बोलते हैं? सिस्टमैटिक रिस्क, मार्केट रिलेटेड रिस्क बोलते हैं। ऑन दी कॉन्ट्ररी, जब मैं अनसिस्टमैटिक रिस्क की बात करता हूं, तो यहां पे वी यूज टू टॉक अबाउट लिक्विडिटी रिस्क एंड क्रेडिट रिस्क। ठीक है ना। यहां पे आप एग्जांपल लिख सकते हो, ये कंट्रोलेबल होती है। ठीक है, विद इन द बिजनेस होती है, इसको बिजनेस रिलेटेड रिस्क भी बोलते थे। एग्जाम्पल के तौर पे आप लिख सकते हो लिक्विडिटी रिस्क। अब आप सोच के देखो, एक कंपनी में लिक्विडिटी नहीं है तो क्या ये कंपनी रिलेटेड रिस्क हो गया? ऐसे ही कंपनी का फाइनेंशियल रिस्क, कंपनी ने ज्यादा से ज्यादा डेट उठा लिया
तो क्या अगेन ये कंपनी रिलेटेड रिस्क है। तो ये जो रिस्क होती है, जैसे मैंने एग्जांपल और भी दिए थे, एक कंपनी में स्ट्राइक आउट हो गया है ना, कंपनी के अंदर वर्कर्स ने स्ट्राइक कर लिया, प्रोडक्शन रुक गई, तो ये सारे क्या है, सिस्टमैटिक या अनसिस्टमैटिक, अनसिस्टमैटिक, क्योंकि ये स्पेसिफिक रिस्क रिलेटेड टू कंपनीज है। फिर उसके बाद अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने ये सब पढ़ लिया था, ठीक है, CAPM भी मैंने आपको पढ़ा दिया था, रिटर्न को कैसे मेजर करते हैं वो भी हमने होल्डिंग पीरियड रिटर्न लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। अब हमारा ना बस एक टॉपिक रह गया, लिख लीजिए, अप्रोचेस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटी। सारे बच्चे लिखेंगे अप्रोचेस टू वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटी, ठीक है, ये टॉपिक रह गया हमारा। इसके अंदर ना हमारे पास कुल मिलाकर आप देखोगे 3 अप्रोचेस आ रही हैं बेटा। कितनी अप्रोचेस आ रही हैं? 3 अप्रोच, एक फंडामेंटलिस्ट, एक टेक्नीशियन और एक एफिशिएंट मार्केट एडवोकेट्स। तो ये 3 हम लोगों ने पहले तो पढ़नी है। जब आप ये तीनों अप्रोचेस पढ़ लोगे ना, इसके बाद हम लोगों को पढ़ाया जाएगा रिलेटेड टू, एक तो ऑल्टरनेटिव अप्रोच ऑफ वैल्यूएशन, जिसके अंदर रैंडम वॉक थ्योरी पढ़ानी है मुझे। आपको क्या पढ़ानी है? रैंडम वॉक थ्योरी एंड एफिशिएंट मार्केट थ्योरी। चलो एक एक करके हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। तो ऊपर हेडिंग डाल देंगे जरा, सारे बच्चे ऊपर एक हेडिंग डालेंगे, अप्रोचेस ऑफ वैल्यूएशन। अप्रोचेस ऑफ वैल्यूएशन, 2 चीजें पढ़नी है मुझे, एक तो अप्रोचेस ऑफ वैल्यूएशन और एक ऑल्टरनेटिव अप्रोच ऑफ वैल्यूएशन। तो 3 मेजर अप्रोच होती हैं जो अक्सर लोग यूज करते हैं। एक है फंडामेंटलिस्ट अप्रोच, एक है टेक्निकल अप्रोच, ठीक है जी, और एक है एफिशिएंट मार्केट एडवोकेट्स। आराम से समझाता हूं तीनों क्या होती है, ठीक है, बड़े आराम से तसल्ली से समझने की कोशिश करेंगे वन बाय वन कि व्हाट इज फंडामेंटल, व्हाट इज टेक्निकल अप्रोच एंड व्हाट इज एफिशिएंट मार्केट एडवोकेट। क्या होता है ये ध्यान से सुनेंगे जरा, सबने ध्यान से सुनना है। सबसे पहले फंडामेंटल क्या होता है? देखिए फंडामेंटल का मतलब क्या होता है, वेर एवर आई विल यूज अ वर्ड फंडामेंटल, जहां पर भी मैं ये शब्द यूज करूंगा, क्या फंडामेंटल का वर्ड यूज करूंगा, तो इसका क्या मानना, ध्यान से सुनना। ये कहते हैं किसी भी सिक्योरिटी का जब हम वैल्यूएशन करते हैं ना, जब हम किसी भी सिक्योरिटी का वैल्यूएशन करते हैं तो इसके अकॉर्डिंगली द वैल्यू ऑफ एनी सिक्योरिटी इज नथिंग बट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज। यानी कि उस कंपनी के सिक्योरिटी में जो भी आपको फ्यूचर में मिलेगा उसकी अगर आप प्रेजेंट वैल्यू कर दोगे ना तो वो आएगी वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटी। सर 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 याद आ रहा है, ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। यस, एग्जांपल देता हूं मैं आपको, याद आ जाएगा। मान लो एक कंपनी हमारे को 1 साल बाद 10 रुपए का डिविडेंड देगी और उसका शेयर प्राइस है 90 रुपए। तो आप मुझे बताओ इस कंपनी का प्राइस आज कितना होना चाहिए अगर डिस्काउंट रेट 10% हो तो? कुछ याद आ रहा है क्या करते थे हम? अगर एक कंपनी में 1 साल बाद हमें इतना डिविडेंड मिलेगा और ये प्राइस मिलेगा, तो इस कंपनी के शेयर का आज कितना प्राइस होगा अगर डिस्काउंट रेट 10% है? तो इसको जब हम कैलकुलेट करते थे तो याद करो आपको कहा जाता था D1 और P1 यानी कि फ्यूचर कैश फ्लोज को आप प्रेजेंट में लेकर आएंगे, उसके लिए PVFN1 रेट 10% से सॉल्व कर दो, जो भी आपका आंसर आएगा दैट विल बी द करंट प्राइस। वो क्या कहलाएगा? करंट प्राइस कहलाएगा। मान लो हमने इसको सॉल्व किया और हमारा आंसर आ गया 90 रुपए 90 पैसे। इसका मतलब ये हो गया जो चीज आपको फ्यूचर में 100 रुपए दे रही थी उसके लिए आज आप कितना पैसा इन्वेस्ट करने को तैयार हो? 90.9। सर ये तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी है। बिल्कुल सर, फंडामेंटल यही कहता है। फंडामेंटल कहता है कि आज किसी भी सिक्योरिटी की वैल्यू कितनी होगी ये डिपेंड करेगा डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज पे। यानी कि जो भी कंपनी के फ्यूचर कैश फ्लोज होंगे उनकी डिस्काउंटेड वैल्यू क्या आज की वैल्यू के बराबर होगी। ये है फंडामेंटल अप्रोच। आइए पढ़ के दिखाता हूं मैं आपको, पढ़ के देखते हैं क्या लिखता है। कहता है कि अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल अप्रोच हर स्टॉक की एक इंट्रिंसिक वैल्यू होती है और वो इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी होती है ध्यान से देखेंगे जरा। वो कहता है वो जो इंट्रिंसिक वैल्यू होती है ना, दैट इंट्रिंसिक वैल्यू डिपेंड करती है किस पर? कंपनी के इन्वेस्टमेंट एनवायरनमेंट पर या कंपनी के फैक्टर्स रिलेटिंग टू स्पेसिफिक इंडस्ट्री, कॉम्पिटिटिवनेस
एंड देन क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट एटसेट्रा। मतलब करक समझो क्या है, वो कहता है कि हर शेयर की एक इंट्रिंसिक वैल्यू है और वो डिपेंड करती है एनवायरमेंट पर, कि कंपनी का किस तरह का एनवायरमेंट है, बिजनेस एनवायरमेंट कैसा है, कंपनी की डिविडेंड पॉलिसीज कैसी हैं, कंपनी का अर्निंग पोटेंशियल कैसा है। अब सोच के देखो, जिसका बिजनेस एनवायरनमेंट अच्छा होगा, क्या उसके फ्यूचर अर्निंग्स भी अच्छी होंगी? तो डेफिनेटली जब आपकी फ्यूचर अर्निंग्स अच्छी होंगी तो उसी की प्रेजेंट वैल्यू करने पे क्या आज का वैल्यूएशन आएगा। देखो लिखा भी होगा, द अर्निंग पोटेंशियल इज कन्वर्टेड इनटू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर स्ट्रीम्स ऑफ इनकम फ्रॉम द स्टॉक डिस्काउंटेड एट एप्रोप्रिएट रिस्क रिलेटेड रेट ऑफ रिटर्न। क्या समझ आ गया या नहीं? क्या कह रहा है वो, द अर्निंग पोटेंशियल, यानी कि जो भी कंपनी का अर्निंग पोटेंशियल है उसको हम कन्वर्ट कर देंगे किसमें, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर स्ट्रीम्स ऑफ इनकम फ्रॉम दैट स्टॉक डिस्काउंटेड। डिस्काउंटेड हमने करा, जैसे इस केस में मैंने डिस्काउंट करा 10%, तो मेरे लिए एप्रोप्रिएट रेट ऑफ रिटर्न कितना था, 10%। कोई चाहे तो 12 पे करे, कोई चाहे तो 14 पे करे, समथिंग लाइक दिस। Security analysis is done compared to the current market value of particular security with the intrinsic और theoretical value। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं, आपको समझ आ जाएगा फंडामेंटल अप्रोच क्या कह रहा है। लिखो जरा क्वेश्चन, इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन कैसे आएगा। और ये क्वेश्चन हमने पहले पढ़ा हुआ है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी में भी पढ़ा हुआ है। ठीक है ना, लिखो जरा क्या लिखता है ये। लिखो, सपोज expected dividend of a share at the end of year 1 ₹20 and expected price of share at the end of year 1 ₹180। मान लो हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है 8%। ठीक है जी, फाइंड आउट करो इंट्रिंसिक वैल्यू। ठीक है जी, फिर आगे लिखते हैं, अगर करंट मार्केट प्राइस ₹150 है, वेदर स्टॉक इज अंडर वैल्यूड, ओवर वैल्यूड या करेक्टली प्राइस्ड। ये क्वेश्चन है हमारा। ठीक है ना, दिस इज माय क्वेश्चन। कैसे करेंगे सॉल्व, ध्यान से देखना जरा सारे बच्चे। सबसे पहले क्या करो, आप इंट्रिंसिक वैल्यू का फॉर्मूला लगाओ। व्हाट इज इंट्रिंसिक वैल्यू अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल अप्रोच? इंट्रिंसिक वैल्यू कहती है कि जो भी आपको फ्यूचर में मिलेगा, एक तो आपको डिविडेंड मिल रहा है और एक आपको प्राइस मिल रहा है, इसकी आप प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 20 प्लस 180, इनकी प्रेजेंट वैल्यू निकालो, उसके लिए पीवीएफ N1 विद रेट 8%। ठीक है जी, इसको आपने सॉल्व करना जरा सारे। 8% से जरा एक बार ही वैल्यू निकाल के बताओ। सर ये आ गया ₹185। इसका मतलब हमारे हिसाब से इस शेयर की इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 185। लेकिन दोस्तों मार्केट में ये ट्रेड कितने में कर रहा है, ₹150। कौन बताएगा, अगर आपके हिसाब से ₹185 है और मार्केट में ये ट्रेड कर रहा है ₹150 का, कौन बताएगा। करंट मार्केट प्राइस 150, इंट्रिंसिक वैल्यू ₹185, तो क्या मार्केट में ये सस्ता ट्रेड कर रहा है? यस, तो लिखो, सिंस मार्केट प्राइस इज लेस देन इंट्रिंसिक वैल्यू, मार्केट प्राइस इज लेस देन इंट्रिंसिक वैल्यू, लिख लीजिए, वी शुड बाय
हमें क्या कर लेना चाहिए, बाय कर लेना चाहिए। दैट्स इट, ओवर। क्या सबको क्लियर है या नहीं? एक बार फटाफट से कंफर्म कर दीजिए। तो ये होती है हमारी फंडामेंटल अप्रोच। अब चलते हैं टेक्निकल अप्रोच। देखिए टेक्निकल अप्रोच हमेशा क्या बोलता था, अगर आपको याद हो तो अपने टेक्निकल एनालिसिस में एक लाइन बोली थी, हिस्ट्री रिपीट्स इन इटसेल्फ। यानी कि टेक्निकल अप्रोच कहता है कि किसी भी सिक्योरिटी का प्राइस बेस्ड होता है उसके पास्ट डाटा पर। ठीक है ना? तो इसके अंदर हम लोग पास्ट इंफॉर्मेशन को बेस बनाकर क्या फ्यूचर का प्राइस प्रिडिक्ट करते हैं। तो यहां पे आराम से पढ़ना है इसको। टेक्निकल एनालिस्ट एंडेवर करते हैं टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर प्राइस लेवल ऑफ द स्टॉक बाय एग्जामिनिंग वन और सीरीज ऑफ द पास्ट डाटा। यानी कि इनका क्या मानना था, अगर आपको याद हो तो, हिस्ट्री रिपीट्स इन इटसेल्फ, इतिहास दोबारा दोहराएगा। द बेसिक एजम्पशन है कि हिस्ट्री जो है ना, दैट टेंड्स टू रिपीट एंड द प्राइस ऑफ द स्टॉक डिपेंड्स अपॉन डिमांड एंड सप्लाई इन द मार्केट प्लेस एंड हैज लिटिल रिलेशनशिप विद द इंट्रिंसिक वैल्यू। मतलब ये बहुत क्लियर है। ये कहता है इंट्रिंसिक वैल्यू कुछ नहीं होता भाई, पूरी तरह से पास्ट डाटा को बेस बनाकर क्या फ्यूचर का प्राइस प्रेडिक्ट किया जाता है। ठीक है जी। अब वो कह रहा है देयरफॉर एन अटेम्प्ट इज मेड थ्रू चार्ट्स टू आइडेंटिफाई द प्राइस मूवमेंट पैटर्न। आई एम होपिंग फॉर, ये सब हमने पढ़ लिया था। अगर आपको याद हो तो हमने चार्ट, पैटर्न्स, इंडिकेटर्स, इनको बेस बनाकर क्या फ्यूचर का प्राइस प्रेडिक्ट करा था। यस सर। अब वो कहता है कि इसके अंदर हम लोगों को डाउ जोन्स थ्योरी पढ़ाई जाती है। क्या ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं? तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी इसके अंदर, जस्ट एक बार रीड कर लेंगे, वही चीज लिखी हुई है जो आपने पढ़ा था। ठीक है। तो सर एक बात बताओ, इसका मतलब दोनों थ्योरम में डिफरेंस क्या है? सर दोनों थ्योरम में एक ही डिफरेंस है, वो क्या? फंडामेंटलिस्ट बिलीव करते हैं फ्यूचर पे, उनके हिसाब से फ्यूचर में जो मिलेगा उसकी डिस्काउंटेड वैल्यू क्या होती है? प्राइस, इंट्रिंसिक वैल्यू। और टेक्निकल वाले कहते हैं सर देयर इज नथिंग इंट्रिंसिक वैल्यू, जो भी प्राइस होगा क्या वो बेस्ड होगा ऑन दी पास्ट इंफॉर्मेशन। बेस्ड होगा किस पर? पास्ट इंफॉर्मेशन पे। तो पास्ट डाटा को बेस बनाकर क्या फ्यूचर प्राइस को प्रेडिक्ट किया जाता है अकॉर्डिंग टू टेक्निकल। एंड इसका बेस्ट एग्जांपल है डाउ जोन्स। तो डाउ जोन्स थ्योरम ने क्या कहा था कि जो भी हमारा प्राइस होता है वो 3 पैटर्न्स में होता है, प्राइमरी मूवमेंट, सेकेंडरी मूवमेंट और माइनर मूवमेंट। ठीक है जी। अब तीसरी थ्योरम, तीसरी अप्रोच पढ़ो, क्या लिखा है? कैपिटल मार्केट थ्योरी, एफिशिएंट कैपिटल मार्केट थ्योरी, एफिशिएंट कैपिटल मार्केट थ्योरी। ठीक है जी, एफिशिएंट कैपिटल मार्केट थ्योरी। अब ये क्या होती है? ईसीएमएच बोलते हैं इसको। हाँ जी, क्या बोलते हैं? ईसीएमएच बोलते हैं। तो मैं आपको ना थोड़ा सा ना पहले सिंप्लीफाइड वे में समझाता हूं कि ईसीएमएच क्या है। एफिशिएंट कैपिटल मार्केट थ्योरी, देखो इसको समझने के लिए ना हमेशा वैसे जो बेस्ट तरीका है ना वो है कि आपको ये थ्योरम पढ़नी चाहिए। एफिशिएंट मार्केट थ्योरी यहां से पढ़ाता हूं मैं आपको, आपको बेटर समझ आएगा। देखिए एफिशिएंट मार्केट थ्योरी का मानना यह होता है कि जो भी मार्केट है ना वो 3 तरीके से डिवाइड हो रही है। मार्केट जो है वो 3 तरीके की होती है, लिख लीजिए। पहली जो मार्केट होती है उसको बोलते हैं वीक फॉर्म मार्केट। अभी आपको बहुत बढ़िया से समझ आ जाएगा, सिर्फ लिख लीजिए। एक होती है वीक फॉर्म मार्केट, एक होती है सेमी स्ट्रॉन्ग, और एक होती है स्ट्रॉन्ग। सारे बच्चे जरा दोबारा बोल दो, कौन कौन सी मार्केट्स होती है बेटा? एक होती है वीक फॉर्म, एक होती है सेमी स्ट्रॉन्ग और एक होती है स्ट्रॉन्ग। बच्चा कहता है सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वीक, सेमी स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग? तीनों में डिफरेंस समझते हैं क्या होता है, प्लीज ध्यान से देखेंगे जरा। जो भी वीक फॉर्म मार्केट होती है ना, इस मार्केट में क्या होता है, जो करंट इंफॉर्मेशन होती है ना, जो भी करंट इंफॉर्मेशन है, इट डज नॉट अफेक्ट द प्राइस। यानी कि इसका प्राइस पे कोई अफेक्ट ही नहीं है। क्या मतलब है सर इसका? मैं आपको समझाता हूं। सर कई बार आपने नोटिस करा होगा कि किसी पर्सन की ना बहुत अच्छी मार्केट में रेपुटेशन है। ठीक है, मान लो आपके यहां पर एक हलवाई है, अग्रवाल स्वीट खुला हुआ है, या कोई भी ऐसी दुकान है जिसका मार्केट में रेपुटेशन बहुत जबरदस्त है। ठीक है, अब हो क्या रहा है कि ऑल दो उससे बढ़िया बढ़िया दुकानदार मार्केट में आ चुके हैं जो
कॉम्पिटिटिव प्राइस पर आपको बेटर क्वालिटी दे रहे हैं। लेकिन अगर आज भी लोग नेम एंड फेम की वजह से उसी पुरानी दुकान में जा रहे हैं, तो दोस्तों इसका मतलब दे आर नॉट अवेयर विद द करंट एनवायरमेंट। आज भी लोग क्यों जा रहे हैं? अरे यार ये दुकान बहुत पुरानी है, तेरे को पता नहीं है, सन 1988 की दुकान है भाई, यहां पे बहुत बढ़िया मिठाई मिलती है। तो अगर आप ये दिमाग लगा के जा रहे हो कि ये दुकान बहुत पुरानी है, इसकी बहुत बढ़िया रेपुटेशन थी, तेरे को पता है यहाँ पे हजारों लोग लाइन लगा के खड़े रहते थे, तो ऐसी मार्केट को क्या बोलते हैं? वीक फॉर्म मार्केट बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वीक फॉर्म मार्केट जो होती है उसके अंदर जो प्राइस होता है वो बेस्ड होता है ऑन हिस्टोरिकल डाटा। यानी कि यहां पर हिस्टोरिकल डाटा के आधार पर क्या प्राइस को डिटरमाइन किया जाता है। यानी कि यहां पर जो प्राइस होता है वो किस पर आधारित होता है? हिस्टोरिकल डाटा पे आधारित होता है। मतलब सर हिस्टोरिकल में कोई चीज अच्छी थी तो उन्होंने कहा भाई ये हमेशा अच्छी रहेगी। तो करंट इंफॉर्मेशन, यानी कि मान लो उस कंपनी में स्ट्राइक भी आ गया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा शेयर प्राइस पे, उस कंपनी की प्रोडक्शन गिर गई तब भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, रिजल्ट्स खराब आ रहे हैं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो ऐसी मार्केट को क्या बोलते हैं? वीक फॉर्म मार्केट। और याद रखना जब भी कोई मार्केट वीक फॉर्म होती है तो बेटा याद रखना इस मार्केट में हमें कभी भी काम नहीं करना। तो एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस कहता है कि अगर हमारी मार्केट वीक फॉर्म है तो ये इनएफिशिएंट मार्केट है, तो यहां पर प्राइस कभी भी रिलायबल नहीं होता। इस मार्केट में कभी भी स्टॉक मार्केट के अंदर प्राइस ऑफ शेयर रिलायबल नहीं होता। क्यों? क्योंकि दैट प्राइस इज बेस्ड ऑन द हिस्टोरिकल डाटा। समझ आ गया? ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इनएफिशिएंट मार्केट। क्या बोलेंगे? देखो टॉपिक का नाम है एफिशिएंट कैपिटल मार्केट हाइपोथेसिस। तो ऐसी मार्केट क्या कहलाएगी? इनएफिशिएंट मार्केट कहलाएगी। सारे बोल दो क्या कहलाएगी? इनएफिशिएंट मार्केट कहलाएगी। क्यों? क्योंकि ये वीक फॉर्म मार्केट है। ठीक है सर। अच्छा, सेमी स्ट्रांग क्या होती है? देखिए सेमी स्ट्रांग को समझने के लिए ना पहले 2 मिनट के लिए पहले बेस बनाओ। देखिए क्या होता है, सेमी स्ट्रांग वो होती है वेयर प्राइस ऑफ सिक्योरिटी चेंज हो जाता है ऑन बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन विच इज इन पब्लिक डोमेन। ये क्या बोल गए सर आप? ये क्या होता है मैं आपको समझाता हूं। देखिए किसी भी कंपनी की दो तरह की इंफॉर्मेशन होती हैं। एक इंफॉर्मेशन होती है जो पब्लिक डोमेन में है और एक होती है इनसाइडर इंफॉर्मेशन। देखिए आप सबको मालूम है कि इनसाइडर इंफॉर्मेशन बहुत सिलेक्टेड लोगों को पता होती है, लेकिन पब्लिक डोमेन वाली इंफॉर्मेशन जैसे फॉर एग्जांपल रिलायंस का ये मर्जर हुआ है, रिलायंस के साथ ये हुआ है, ये सारी इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन वाली इंफॉर्मेशन होती है। क्या पब्लिक डोमेन वाली सारी इंफॉर्मेशन अगर आपके पास आ रही है थ्रू न्यूज़पेपर या थ्रू न्यूज चैनल के थ्रू या किसी भी माध्यम से और उसकी वजह से अगर प्राइस इज अफेक्टिंग, तो ये सेमी स्ट्रांग है। एग्जांपल दे देता हूं, जैसे एक कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट आया और बहुत बढ़िया आया और कंपनी का शेयर शूट अप कर गया, इसका मतलब प्राइस ने रिएक्ट करा ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन विच इज इन द पब्लिक डोमेन, तो इसको क्या बोलेंगे? सेमी स्ट्रांग। लेकिन अभी भी क्या यहां पर इनसाइडर इंफॉर्मेशन ना होने की वजह से उसका इंपैक्ट प्राइस पर नहीं आता, तो यहां पर कमी है। बताओ क्या इन दिस क्या इनसाइडर ट्रेडिंग पॉसिबल है? लिख लो, इस मार्केट में इनसाइडर ट्रेडिंग पॉसिबल है क्योंकि आज भी कुछ लोगों के पास आपसे ज्यादा एडवांटेज है क्योंकि उनके पास इनसाइडर इंफॉर्मेशन है। व्हाट इज स्ट्रॉन्ग मार्केट? अब आप बता दो स्ट्रॉन्ग क्या होती है? स्ट्रॉन्ग मार्केट क्या होती है? देखो स्ट्रॉन्ग मार्केट एक ऐसी मार्केट होती है वेयर प्राइस ऑफ सिक्योरिटी इज अफेक्टेड बाय ऑल इंफॉर्मेशन। सारी की सारी इंफॉर्मेशन से प्राइस अफेक्ट हो रहा है, चाहे वो पब्लिक डोमेन में हो
चाहे वो इनसाइडर हो, प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। यहां पर नो इनसाइडर ट्रेडिंग पॉसिबल सर, हो नहीं सकता। आप बताओ क्या ऐसा हो सकता है? मैं क्यों कह रहा हूं क्यों नहीं हो सकता? सोच के देखो ना यार, अपने आप ही सोच लो। क्या ऐसा हो सकता है कि कुछ लोगों के पास इनसाइडर, मतलब किसी के पास भी इनसाइडर ना हो? कैसी बातें करते हो? तो इसका मतलब आम तौर पे अकॉर्डिंग टू एफिशिएंट कैपिटल मार्केट हाइपोथेसिस, सुन लो अब क्रक्स क्या है। एफिशिएंट कैपिटल मार्केट हाइपोथेसिस का क्रक्स ये है कि जो भी इस समय करंट स्टॉक प्राइस है वो करेक्ट है। यानी कि आपको ना तो फंडामेंटल करने की जरूरत है ना टेक्निकल करने की जरूरत है। वॉरेन बफे सर भी यही बोलते हैं कि जिसको इन्वेस्टमेंट करनी है, एवरी प्राइस इज द करेक्ट प्राइस। Every price is the correct price if you really want to invest in the market. So you don't need to wait for, आपको टाइमिंग नहीं करना इन्वेस्टमेंट को। एवरी प्राइस इज करेक्ट प्राइस। आपको फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है। आपको बिलीव करना पड़ेगा कि हमारी जो मार्केट्स हैं वो एफिशिएंट है और आप उन पर रिलाय कर सकते हो, और जो भी प्राइस ऑफ द सिक्योरिटी चल रहा है वो बिल्कुल सही चल रहा है। ठीक है ना? तो परफेक्ट एफिशिएंट ना हो, लेकिन यस सेमी स्ट्रांग तो है। आपका क्या ओपिनियन है? कमेंट बॉक्स पे जरूर लिख के जाना कि इंडियन स्टॉक मार्केट वीक फॉर्म है, स्ट्रांग है या सेमी स्ट्रांग है। ठीक है जी, कमेंट बॉक्स पे जरूर लिख के जाना। अगर आप लिखोगे तो मुझे पता चलेगा कि यस आपने ये क्लास ढंग से देखी है। क्या सबको क्लियर हो गया या नहीं? तो एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस अकॉर्ड करता है सुपरमेसी ऑफ मार्केट फोर्सेस। A market is treated as efficient अगर all information is immediately discounted। अगर सारी इंफॉर्मेशन का इफेक्ट प्राइस पे आ रहा है तो ये मार्केट एफिशिएंट कहलाती है। ठीक है ना? इन सच अ सिचुएशन ओनली प्राइस चेंजेस दैट अकर्स आर रिजल्टिंग फ्रॉम द न्यू इंफॉर्मेशन। यानी कि प्राइस में चेंज की वजह सिर्फ और सिर्फ क्या होगी? कोई भी नई इंफॉर्मेशन आएगी, प्राइस चेंज हो जाएगा। सच्ची अच्छी गाना, अभी जैसे कोविड की बात हो रही थी तो प्राइस गिर गए, इसका मतलब एक इंफॉर्मेशन आई, ठीक है ना, और लोगों के सेंटिमेंट्स गिर गए तो शेयर प्राइस गिर गए। डजंट मीन कि कंपनी के फंडामेंटल बेकार थे, ऐसा तो नहीं था ना। ऐसी सेम डोनाल्ड ट्रंप का अभी टैरिफ वॉर आया, शेयर प्राइस गिर गए। एकदम से इंडिया पाकिस्तान के बीच में टेंशन है, क्या शेयर प्राइस गिर गए? तो इसका मतलब एवरी फॉल एवरी राइज इज जस्ट बिकॉज ऑफ सम इंफॉर्मेशन विच इज फ्लोटिंग इन द मार्केट। दैट्स इट, वही वो कहना चाह रहा है। क्या सबको क्लियर है या नहीं? यस। अब आप देख सकते हो यहां पर इन्होंने पूरा लिख के दिया है स्ट्रॉन्ग फॉर्म क्या होता है, जहां पे सारी की सारी इनसाइडर या पब्लिकली इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है पब्लिक डोमेन में। यहां पर सेमी स्ट्रॉन्ग में ये थोड़ा सा गलत हो गया, ये ऊपर आएगा ये नीचे आएगा बेटा। ठीक है ना? सेमी स्ट्रॉन्ग में ये लिखना चाहिए था पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन इन द पब्लिक, और वीक में हिस्टोरिकल बेसिस पर ही क्या हम लोग डिसीजन लेते हैं। ठीक है जी। तो मोस्ट एफिशिएंट मार्केट कब होती है? जब स्ट्रांग होती है। लेकिन मेरा मानना यह है कि ये थोड़ा सा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इनसाइडर इंफॉर्मेशन कुछ तो होती होगी और कुछ लोगों के पास तो आम आदमी से ज्यादा प्रिविलेजेस होते हैं, तो इसीलिए सेमी स्ट्रांग के होने के चांसेस ज्यादा है। ठीक है जी। चलो अब इसके बाद हमारे को एक पढ़ना है रैंडम वॉक थ्योरी। ठीक है जी, रैंडम वॉक थ्योरी ये हमारा लास्ट टॉपिक है, उसके बाद ये चैप्टर खत्म। सबको एक बार इसको प्लीज स्टडी मैट से ओवरव्यू करिएगा। कोई भी अगर आपको डाउट्स आते हैं तो जरूर 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 आप मुझसे पूछ सकते हो नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो रैंडम वॉक थ्योरी क्या होती है? रैंडम का मतलब क्या होता है? कभी आपने शादियों में गए होंगे, कभी आपने शादियों में देखा होगा कि दारू वारू पी लेते हैं कुछ लोग और फिर उसके बाद ये यूं 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 चलते हैं, एक कदम आगे चार कदम पीछे होता है ऐसे। सुनो, देखा 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 है। इसको क्या बोलते हैं? रैंडम वॉक। तो रैंडम वॉक का मतलब होता है जिसके अंदर लोगों को पता ही नहीं वो वॉक वॉक कैसे कर रहे हैं, रैंडमली वॉक कर रहे हैं। कभी पैर इधर जा रहा है, कभी 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 कई बार नीचे गिर जाता है। इसको बोलते हैं रैंडम वॉक। तो वो कहता है रैंडम वॉक थ्योरी कहती है कि भाई मार्केट इज जस्ट लाइक अ ड्रंकन मैन। हाँ जी, मार्केट इज जस्ट लाइक अ ड्रंकन मैन। ड्रंकन मैन समझते हैं ना, जिसमें पिया हुआ आदमी होता है। कहते हैं जैसे पिए हुए आदमी को नहीं पता होता कि वो कहाँ मूव करेगा ना, ऐसे ही मार्केट को प्रेडिक्ट करना भी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। क्योंकि उसका रीजन सुनो क्यों। इसका ये मानना था कि इसको हम क्यों मान के चल रहे हैं कि मार्केट इज अनप्रेडिक्टेबल। कहता है मार्केट इज बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन। कहता है शेयर प्राइसेस आर बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन, और इंफॉर्मेशन जो होती है वो रैंडम होती है। कल क्या होगा किसी को नहीं मालूम।
सोच के देखो, अगर मैं आज आपको बोलूं भाई ये शेयर बहुत ऊपर जाएगा और कल कोई अनसर्टनिटी हो जाए, इंडिया पाकिस्तान का वॉर छिड़ जाए, बताओ शेयर मार्केट एकदम से नीचे गिर जाएगी, तो आप मुझे बताओ क्या इसका मतलब, और वो वॉर छिड़ेगी नहीं छिड़ेगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या ये श्योर है? नहीं है श्योर, अनसर्टन है ना। तो इसीलिए कल मार्केट कहाँ जाएगी क्या ये भी अनसर्टन है। इसीलिए रैंडम वॉक थ्योरी कहती है कि देर इज नो वे टू इवैल्यूएट द मार्केट, there is no way to evaluate the price because the price is based on information which is uncertain, and that is why the stock market is based on random movements। क्या सबको क्लियर है? रैंडम का मतलब क्या होता है बेटा? अनसर्टनिटी के साथ। देखो क्या लिखा है, इन फंडामेंटल एनालिसिस फैक्टर्स लाइक इकोनॉमिक इन्फ्लुएंसेस एटसेट्रा हम देखते हैं, और प्राइस वॉल्यूम हम चेक करते हैं टेक्निकल के अंदर। लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, ये थ्योरी क्या कहती है, द शेयर प्राइस विल राइज एंड फॉल्स ऑन विम्स एंड फैंसीज ऑफ मैनिपुलेटिव इंडिविजुअल्स। यानी कि अगर कोई आदमी आपको सपने दिखाएगा तो प्राइस ऊपर चला जाएगा, कोई आदमी आपको डराएगा तो प्राइस नीचे गिर जाएगा। एज सच द मूवमेंट ऑफ शेयर वैल्यू इज एब्सोल्युटली रैंडम। उसका मानना यह था कि जो शेयर वैल्यू की जो मूवमेंट है ना वो पूरी तरह से रैंडम है, एंड देयर इज नो नीड टू स्टडी द ट्रेंड एंड मूवमेंट प्रायर टू मेकिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन। याद रखना, ऑल्टरनेटिव अप्रोचेस में दोनों ने ये कहा है कि भाई मार्केट एफिशिएंट है, उसने कहा मार्केट एफिशिएंट है, बिल्कुल कोई एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है, आप जब मर्जी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। रैंडम वॉक ने भी कहा भाई क्या ये थ्योरम लगा रहे हो, फंडामेंटल टेक्निकल, भाई कुछ नहीं होता। याद रखना मार्केट अनसर्टन है, अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करो, इसमें आपको किसी तरह की कोई भी एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है। कहते हैं नो श्योर प्रिडिक्शन कैन बी मेड, कहते हैं कोई प्रिडिक्शन की नहीं जा सकती फॉर द मूवमेंट ऑफ शेयर प्राइस बेस्ड ऑन गिवन प्राइसेस एज अ पर्टिकुलर मूवमेंट। द रैंडम वॉक थ्योरी इज इनकंसिस्टेंट विद द टेक्निकल एनालिसिस। मतलब अब वो ये कह रहा है कि भैया ये इनके साथ कंसिस्टेंट नहीं है, मतलब वो कुछ और बोलते हैं ये कुछ और बोलता है, सो दैट इज द बेसिस। क्या सबको क्लियर हो गया या नहीं? तो बिलीविंग इन रैंडम वॉक डज नॉट मीन, ये इसको छोड़ दीजिएगा, ये मत पढ़िएगा, ठीक है ना, ये सिर्फ ऐसे ही बहस कर रहा है इसके साथ, ठीक है। तो यहां पे आप पढ़ सकते हैं सेकंड पॉइंट, यहां से पढ़िएगा, वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ दिस थ्योरी इज दैट नॉट टू बॉदर अबाउट अ गुड एंड बैड जजमेंट। नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग। कहते हैं जो लोग ये दो थ्योरम पढ़ के जा रहे हैं, रैंडम वॉक और एफिशिएंट कैपिटल मार्केट, वो लोग जिंदगी में ना कोई एनालिसिस नहीं करेंगे, उनको मालूम है बस चुप करके इन्वेस्ट करते रहो, इन्वेस्ट करते रहो, एक टाइम ऐसा आएगा कि मार्केट शूटम शाट ऊपर जाएगी और आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। दैट इज रैंडम वॉक थ्योरी। समझ आ रही है? जो लोग एनालिसिस करते हैं, ओवर एनालिसिस करते हैं, उनको लॉसेस भी होते हैं। तो इसीलिए इन दो थ्योरम्स ने क्या कहा, देयर इज नो नीड टू डू एनी सॉर्ट ऑफ एनालिसिस, जस्ट कीप ऑन इन्वेस्टिंग इन्वेस्टिंग इन्वेस्टिंग, योर ऑटोमेटिकली प्राइस विल मूव अप एंड यू विल मेक प्रॉफिट इन द लॉन्ग रन। क्या समझ आ गया? सो यहां पर वो कह रहा है प्रिडिक्शन पॉसिबल ही नहीं है, मार्केट रैंडम है। और ईसीएमएच में वो कह रहा है कि भैया मार्केट जो है एफिशिएंट होती है, परफेक्ट नहीं होती तो भी क्या सेमी स्ट्रॉन्ग तो होती हैं, जिसका मतलब क्या हर इंफॉर्मेशन को एनकैश किया जा रहा है, डिस्काउंट किया जा रहा है, एंड वो रिप्रेजेंट किया जा रहा है प्राइस में। अगर कोई अच्छी इंफॉर्मेशन आएगी तो प्राइस ऊपर जाएगा, बुरी इंफॉर्मेशन आएगी तो प्राइस नीचे आएगा। तो इसका मतलब आपको एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है, यू नीड टू ट्रस्ट द मार्केट, यू नीड टू ट्रस्ट द मार्केट, क्योंकि मार्केट जो प्राइस बताएगी क्या वही करेक्ट प्राइस है। आपके हिसाब से ये जो आप बोलते हो ओवर वैल्यूड अंडर वैल्यूड, ऐसा कुछ नहीं होता। क्या सबको क्लियर हो गया या नहीं? यस, दैट्स वेरी गुड। तो लीजिए दोस्तों, अब ये चैप्टर हमारा पूरा खत्म हो चुका है, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहां पर हमारा पूरा का पूरा चैप्टर फिनिश। सीएपीएम मैंने आपको लास्ट क्लास में पहले ही पढ़ा दिया था, ठीक है। ईसीएमएच पढ़ा दिया, रैंडम वॉक थ्योरी पढ़ा दिया, डाउ जोन्स पढ़ लिया आपने, फंडामेंटलिस्ट अप्रोच पढ़ ली, एंड देन टेक्निकल एनालिसिस भी पढ़ लिया आपने। सो एक बारी सारे बच्चे इस चैप्टर को ओवरव्यू करेंगे, ठीक है। मैं आपको ना एक, जब अब इसके बाद जब मैं क्लास दूंगा तो मैं उसके अंदर आपको एक बार दिखा दूंगा कि व्हाट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस अभी तक इस चैप्टर में से पूछे गए हैं, सो दैट आप लोग उनको भी एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है जी। चलिए, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय। कल मिलना है कंसोलिडेशन क्लास 2 के लिए, ठीक है।